अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन। या इस टॉपिक को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आखिर इतने जो ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर, जो मुसलमानों पर इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है। इस टॉपिक को आप दो तरीके से ले सकते हैं कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है या मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया जाए अगर, तो सारी पार्टियां यही दावा करती हैं कि वो मुसलमानों के प्रति हमदर्द है, वो मुसलमानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ है और वो मुसलमानों के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा है? क्या इन रियलिटी ये सारी पार्टियां जो कहती हैं इलेक्शन के टाइम कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ हैं, तो क्या इन रियलिटी में ये सारी पार्टियां ऐसा करती हैं? क्या वास्तव में जो पार्टियां इलेक्शन के टाइम आती हैं मुसलमानों से दावा करती हैं कि हम आपके लिए हक की आवाज़ उठाएंगे, हम आपके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो क्या इन रियलिटी में ये होता है? कुछ ऐसी ही बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे कि ये सारी पार्टियां कैसी हैं और क्या ये झूठा दावा करती हैं मुसलमानों के प्रति या फिर कुछ इसमें सच्चाई है। दलितों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत लोग हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत है, किसानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिन पर भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बहुत लोग हैं। ट्विटर पर चले जाइए आप, सारे पार्टी के नेता लोग का ट्वीट मिल जाए, सारे पार्टियों के नेताओं का ट्वीट मिल जाएगा आपको उनके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन क्या आपने उन पार्टियों के नेताओं का कभी ट्वीट देखा है मुसलमानों के लिए हक की आवाज़ उठाने के लिए? क्या उन्होंने कभी मुसलमानों के प्रति रहम के लिए ट्वीट कभी किया है? मुसलमानों की इतनी मॉब लिंचिंग की जाती है, जो मुसलमानों पे इतना अत्याचार होता है, क्या उन पार्टियों के नेताओं ने कभी ट्वीट किया है कि हाँ मुसलमानों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए या ये मॉब लिंचिंग हुई, ये गलत है? क्या आपने कभी देखा है ऐसा ट्वीट? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि यूपी में लोक भवन के सामने एक वीडियो वायरल हो रहा था 2 दिन पहले कि 2 औरतों ने खुद को जला दिया और उनकी मौत हो गई। ये 2 औरतों का जो वीडियो था जिसमें वो अपने आप को जला रही हैं, इसमें इसको लेकर बहुत सारे ट्वीट किए जा रहे हैं, बहुत सारे नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यूपी सरकार क्या कर रही है, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूपी गवर्नमेंट अब कब सुधरेगी। बहुत सारे नेताओं का आपको ट्वीट मिल जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और इस पर दुख जताया। हमें इस ट्वीट से कोई खेद नहीं, हमें इस ट्वीट से कोई गीला शिकवा नहीं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप ट्वीट करिए, आप हमदर्दी दिखाइए, उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आप गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके ही यूपी के डॉक्टर कफील खान जो इतने दिन से जेल में बंद है, उनका क्या कसूर है कि वो जिनको जेल में बंद किया गया है? क्या आपने उनके लिए एक भी ट्वीट किया? क्या आपने उनकी रिहाई के लिए एक भी ट्वीट किया? क्या वो मुसलमान है इसलिए आपने नहीं ट्वीट किया? आप हर चीज़ में राजनीति क्यों करते हैं? 2 औरतों का जो वीडियो आया, आपने 2 औरतों के वीडियो की बात तो कर दी कि वो किस तरीके से अपने आप को जला रही हैं, लेकिन आपने सीधा निशाना साधा गवर्नमेंट पे, यूपी की गवर्नमेंट पे, और यूपी की गवर्नमेंट पे सीधा निशाना साधने का मतलब ही यही हुआ कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपको वोट बैंक बनाना है, आपको वो वीडियो वायरल करके, वो वीडियो दिखा के जनता के प्रति ये दिखाना है कि हाँ हमें हमदर्दी है इन औरतों से, और फिर जनता आपको वोट दे। आप हर चीज़ में राजनीति करते हैं। अगर मैं विकास दुबे की बात करूं, विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को शहीद किया, उसका जो भी अंजाम हुआ वो सही हुआ या गलत, उस पर आपने ट्वीट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस पर भी आपने सीधे गवर्नमेंट पर निशाना साध दिया कि यूपी की गवर्नमेंट बचाने के लिए ऐसा किया गया है। आप हर चीज़ में राजनीति करते हैं। आप विकास दुबे पे ट्वीट करेंगे, आप इन 2 बहनों पे ट्वीट करेंगे जो जला दिया गया, आप हर चीज़ पे ट्वीट करेंगे। आप एक क्वारंटीन सेंटर के ऊपर से अगर पानी गिरने लगे आप उस पर भी ट्वीट करेंगे, लेकिन आपसे एक ट्वीट नहीं होता है मुसलमानों के फेवर में। डॉक्टर कफील खान सपुरा जरगर को बिना किसी जुर्म के अंदर कर दिया गया, क्या आपने कभी ट्वीट किया? कफील खान तो गोरखपुर के ना, आपकी यूपी के, तो आपने कभी ट्वीट क्यों नहीं किया उनकी रिहाई के लिए? कम से कम एक ट्वीट ही कर देते। उसको तो मारा गया है, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि हमारा खुलासा न हो, इस नाते ऐसी घटना की गई है। अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, कानून के दायरे में। आप उसको फांसी देते? अगर दम है सरकार के पास तो उसको आतंकवादी पहले क्यों नहीं घोषित किया? अगर कोई मुसलमान, इस देश में कानून है कि मुसलमान अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दे तो वो आतंकवादी हो जाएगा।
अगर कोई हिंदू 10 पुलिस की गोली से भून दे तो गैंगस्टर हो जाता है, वो गैंगस्टर माना जाता है उसको। बाहरी देश, बाहरी प्रदेश, बाहरी सरकार, इसको तो उसी दिन आतंकवादी घोषित करना जिस दिन उन्होंने 8 सिपाहियों को शहीद किया था। लेकिन ये सरकार नहीं, सरकार उसको गैंगस्टर ही सुनाते कि वो हिंदू था। अगर मुस्लिम होता तो पूरे देश में आतंकवादी बता दिया गया होता। और आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता की अगर मैं बात करूं, आजम खान की पूरी फैमिली कितने दिन से बंद है जेल में। आपने उनकी रिहाई के लिए कुछ किया? आपने नहीं किया, क्योंकि वो मुसलमान है और मुसलमानों के प्रति आप लोगों का रहम पता नहीं कहाँ चली जाती है। आप लोग जब मुसलमानों की बात आती है तो बस राजनीति करते हैं मुसलमानों को लेकर। मुसलमान बस राजनीति का कठपुतली बन गया है। मुसलमानों को बस वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन का टाइम आएगा, आप लोग चले आएंगे मुसलमानों के प्रति रहम दिखाने और इलेक्शन ख़त्म, काम ख़त्म। दोस्तों, मैं यहाँ हक की आवाज़ उठाने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ काम की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं जो भी काम किया है, काम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात होती है मुसलमानों के लिए हक की आवाज़ उठाना। अगर मैं बात करूँ देश को बचाने की, तो देश को भी 2 तरीके से बचाया जा सकता है। एक तो डेवलपमेंट करके, हर जगह आप डेवलपमेंट करेंगे, हर जगह आप ग्रोथ करेंगे, हर जगह नई नई चीज़ बनाएंगे और देश को डेवलप करेंगे और देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, देश की जीडीपी ग्रो करेगी। इस तरीके से देश की सेवा की जा सकती है, देश की देखभाल की जा सकती है, देश को चलाया जा सकता है। और एक तरीका ये है कि देश को कम से कम अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे हटने से बचा लीजिए। जिस तरीके से चल रहा है, जो पोजीशन अभी देश की है वही बरकरार रखते हुए आप आगे चलिए। एक तो ये हो गया कि देश को आगे ले जाया जाए और एक ये हो गया कि आप देश को पीछे हटने से बचा लीजिए, यानी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, ये देश की जीडीपी जो है पीछे हटने से आप बचा लीजिए। तो 2 तरीके से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मुसलमानों के लिए क्या किया जा रहा है? मुसलमानों की आप लोग आगे तो बढ़ा नहीं रहे, मुसलमानों का डेवलपमेंट कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे जो जा रहे हैं मुसलमान, जो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसको भी आप नहीं कम कर रहे। एक तो ना डेवलपमेंट हो रहा है और ऊपर से अत्याचार बराबर ज़्यादा हो रहा है, यानी दोनों तरीका आप नहीं अपना रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? अब दूसरी पार्टी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस। प्रियंका गांधी वाड्रा का आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि सारे नाम है, दलित है, किसान है, गरीब है, मतलब जिन पर भी अत्याचार हो रहा है उनके नाम हैं। लेकिन इसमें मुस्लिम का नाम आपको नहीं मिलेगा। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा डर रही है कि कहीं मुसलमानों का वो नाम ले लेंगे अगर इसमें, तो कहीं उनका वोट बैंक ना बढ़ जाए, कहीं उनका वोट ना बढ़ जाए? ऐसा अगर आप सोच रही तो आप राजनीति कर रही हैं और ये सबसे गंदी राजनीति है कि अगर धर्म के नाम पर सियासत की जाए तो ये सबसे गंदी राजनीति है। अगर किसी पर भी अत्याचार हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके लिए हक की आवाज़ ना उठाएं, किसी पर भी अत्याचार हो रहा है आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। तो मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों पर यूएपीए एनएसए लगाकर उनको अंदर किया जा रहा है, आप उनके लिए हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप उनके लिए कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे उनकी रिहाई के लिए, डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए कोई भी ट्वीट नहीं, एक भी ट्वीट नहीं। ऐसा क्यों है? अगर मैं बिहार के इलेक्शन की बात कर लूँ तो आम आदमी पार्टी 243 सीटों से, यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यही आम आदमी पार्टी कर्नाटक में और पंजाब में जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, तो ये वहाँ से भी चुनाव लड़े थे और एक भी सीट पर अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए थे दोस्तों। अगर वही बिहार से AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इलेक्शन लड़े तो उस पार्टी को, यानी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोग बताते हैं, लोगों का ये कहना होता है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से लड़ते हैं जहाँ से बीजेपी को फ़ायदा होता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ते हैं मुसलमानों का वोट बांटने के लिए और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी जो 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही वहाँ पे, ये कर्नाटक और पंजाब में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी, और वहाँ पे जहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था कर्नाटक और पंजाब में, वहाँ पे केवल और केवल भाजपा को फ़ायदा हुआ था। तो बीजेपी का एजेंट कौन हुआ? आप, यानी आम आदमी पार्टी, या फिर AIMIM, केजरीवाल या असदुद्दीन ओवैसी?
हमारा काम ये है कि हुकूमत को मजबूर करे, हमारा काम ये है कि सीमांचल की पसमानदगी का जिक्र इन तमाम जालिमों को गुमरानों में करे। बिहार की असेंबली जो बहुत ही मौजिज जगह है, बिहार की असेंबली बिहार की बहुत बड़ी पंचायत है। अगर बिहार की असेंबली में लोग खामोश हो जाएंगे, अगर बिहार की असेंबली में गुंडों की तरह खामोशी हो जाएगी, तो बिहार की असेंबली अगर कब्रिस्तान का रूप अख्तियार करेगी, तो बताओ कौन जाकर तुम्हारी नाइंसाफी का आवाज उठाएगा? कौन जाकर इन हुकूमत के बारे में पूछेगा कि मेरे बच्चों का हक कौन देगा? मुझे अपना हक चाहिए, मुझे इंसान की तरह जीने का हक देना चाहिए। ये काम आपकी पार्टी बनी इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। हम क्या चाहते हैं सीमांचल में कि तुम्हारा लीडर बने। वो असदुद्दीन ओवैसी को आप बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, जो कैब बिल पार्लियामेंट में फाड़ता है, जो हक की आवाज़ उठाता है, जो मुसलमानों के लिए हमेशा आगे रहता है, जो डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर बात करता है, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर बात करता है, जो CAA NRC पे बात करता है, जो 20 जवानों के शहीद होने पर बदला लेने की बात करता है, जो ये कहता है कि भाड़ में जाए सारा रूल नियम, पहले चाइना से बदला लीजिए। आप उसको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, आप उसको गद्दार बता रहे हैं। आखिर आप लोगों की अकल गई कहाँ है? तो हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हक की आवाज़ उठाए, जो सच्चाई की बात बोले, जो नियम कानून की बात बोले। ऐसा नहीं चाहिए कि कानून को अपने मुट्ठी में लेकर वो इस्तेमाल करे और लीडरों को और नेताओं को अपनी उंगली पे नचाए, जैसे आज मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे जो पार्टी कर रही है। दोस्तों, हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए कि आप इलेक्शन की टाइम आएँ और मुसलमानों पे की बात करें और मुसलमानों के लिए काम की बात करें और मुसलमानों पे रहम की बात करें, मुसलमानों की हक की आवाज़ के लिए बात करें, लेकिन इलेक्शन ख़त्म, बात ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लीडर चाहिए तो ऐसा चाहिए जो हर जगह खुल के बोल सके, जो अपने हक की बात, जो हर जगह खुल के बोल सके और जो हक की बात रख सके बिना डरे। और वो एक ही है दोस्तों, इस पूरे इंडिया में एक ही मुझे शख्स ऐसा दिखता है जो खुल के बोल सकता है, जो शेर की तरह दहाड़ता है। पार्लियामेंट हो या कोई भी मैदान हो, वो हक की आवाज़ हमेशा उठाता है और उठाता रहेगा इंशाअल्लाह। तो बिहार में भी इलेक्शन लड़ेगा वो और बिहार में जीतेगा भी इंशाअल्लाह। और वो जो कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, तो वो हमें बताएं कि क्या अखिलेश यादव तक क्या है, वो मायावती क्या है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल क्या हैं। ये सारे लोग बीजेपी के एजेंट नहीं है, बस असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। ये इलेक्शन लड़े हर जगह से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को फ़ायदा नुकसान नहीं होता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे इलेक्शन तो बीजेपी को फ़ायदा होने लगता है। आपकी अकल कहाँ गई है? यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है दोस्तों। तो आपको कोई हक नहीं है किसी को रोकने का, आपको ये कहने का हक ही नहीं है कि वो बीजेपी का एजेंट है या वो वहाँ से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई भी पार्टी लड़ती है तो क्या आप उसको मना करने जाते हैं? क्या आप उसको ये कहते हैं कि इससे बीजेपी का फ़ायदा होगा? नहीं कहते ना। तो जब एक मुसलमान का रहनुमा, जब एक मुसलमान के लिए हक की आवाज़ जो उठाता है, वो जब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप उसको बीजेपी का एजेंट क्यों बता रहे हैं? तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि सारी पार्टियां जो भी ये दावा करती हैं कि वो मुसलमानों के लिए हक की आवाज़ उठाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं हो रही है, वो यूपी के हैं, तो यहाँ का विपक्ष जो है वो क्या कर रहा है? आज़म खान इतने दिन से जेल में, यहाँ का विपक्ष क्या कर रहा है? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? उनको आगे आना चाहिए, कम से कम एक ट्वीट तो करना चाहिए। एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं वो। कपिल मिश्रा जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो देश के लिए खतरा है, लेकिन डॉक्टर कफील खान को देश के लिए खतरा बताकर उनको जेल में डाला जाता है, जो तब छुट्टी पर थे जब 60 बच्चों की मौत हुई थी और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, तब वो छुट्टी पर थे, लेकिन वो अपनी छुट्टी को रद्द करके उस अस्पताल में गया और उन्होंने कितने बच्चों की जान बचाई। और तब वो सस्पेंड थे जब बिहार में चमकी नामक बुखार आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया और वहाँ पे उन्होंने मदद की। तो ऐसे लोग को राष्ट्र के लिए खतरा बताया जा रहा है और उनको ऊपर रासुका लगाई जा रही है, उनके ऊपर NSA लगाया जा रहा है और उनको अंदर कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? हमारा कानून कहाँ है? तो हमें ऐसे दौर में जब कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसा लीडर चाहिए जो कानून के नियमों को सिखा सके लोगों को, जो कानून बता सके लोगों को और जो हमारे लिए हक की आवाज़ उठा सके। हमें ऐसा लीडर चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए उमैर हदीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।